नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने सीरीज चलाई हुई है। 4th यूनिट पे हम आए थे, तो उसी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशंस हम इस तरीके से नोट्स के द्वारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी समझ में आ जाएगी। इसी कारण आज हम इसको नोट्स के द्वारा कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों ने समझना है इसका सबसे पहले कि डायग्राम के अंदर क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे L एक इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ एक की है K2 और ये K1 की है और इसके साथ में बैटरी लगी हुई है। ये इसका सर्किट है। अब अगर हम इस डायग्राम को अगर पढ़ें तो इसके अंदर डायग्राम के अंदर से किस तरीके से क्या क्या जुड़ा हुआ है, यही इसके अंदर लिखा गया है कि अगर हम कहें कि इसके अंदर क्या क्या है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड टू एन इंडक्टर L थ्रू ए की K2, ए सेल इज कनेक्टेड टू C थ्रू ए की K1। तो ये K1 की के द्वारा जो आपके पास में से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर ये इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो कि काम कैसे करता है ये। व्हेन प्लग ऑफ K1 इज पुट इन द सेल चार्जेस द कैपेसिटर टू ए पोटेंशियल आपके पास में फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू Q/C। तो इस पोटेंशियल से चार्ज हो जाता है कैपेसिटर जब K1 को ऑन कर दिया जाता है। तो इसके बाद में क्या होता है कि तब ये V अगर मान लिया पोटेंशियल है इसका, तो Q यहाँ पे चार्ज है प्लेट्स के इन बिटवीन एंड V इज वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट एट द सेम इंस्टेंट। सम एनर्जी फ्रॉम द सेल स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कुछ इसके अंदर जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के इन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक फॉर्म में ये एनर्जी जो आप जानते हैं Q²/2C ये फॉर्मूला होता है। तो आपके पास में ये आपके पास में एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। ऑन रिमूविंग K1 एंड पुटिंग इन प्लग K2 द चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू L एंड स्टार्ट डिस्चार्जिंग through L, and induced EMF develops in the circuit which opposes the growth of the current in L and hence delay it. When capacitor is completely discharged, the energy stored in the capacitor appears in the form of magnetic field energy around L। और वो एनर्जी आपके पास में क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी अभी आपने इंडक्टर की निकाली ही थी पीछे वाले टॉपिक के अंदर। तो ये देखिएगा कहा क्या गया है कि ये यहां से जब K1 जैसे ही इसको आपने ओपन किया और इसको क्लोज किया K2 को, तो यहां से जो चार्ज हो गया था कैपेसिटर वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है इंडक्टर के थ्रू। तो इंडक्टर के थ्रू वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर क्या होगा, अगर इसके अंदर करंट जाएगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस EMF होगा, तो इंड्यूस EMF इसके अंदर डेवलप हो जाता है। ये बात इसके अंदर की गई है। तो वो क्या होगा कि मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो जाता है। एज सोन एज डिस्चार्ज द कैपेसिटर इज कंप्लीटली करंट स्टॉप्स एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लिंक विद द L स्टार्ट collapsing. Therefore an induced EMF develops which starts recharging the condenser in opposite direction. The discharge in also opposed and hence delayed. When condenser is recharged completely, the magnetic field energy around L reappears in the form of electric field energy between the plates. The entire process is repeated, thus energy taken once from cell and given to capacitor keeps on oscillating between C and L in the
circuit has no resistance, no loss of energy would occur, the oscillations produced will be of constant amplitude. This is called undamped oscillations. देखिएगा क्या कहा है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम कि इस डायग्राम के अंदर सारी बातें हो रही हैं। क्या कहा कि तब हम इसकी K1 को क्लोज कर देते हैं और ओपन कर देते हैं आप लोग, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया तो इसको खुला रखा, तो तब इसको बंद किया तब इसको खुला रखा, मीन्स इस सर्किट के अंदर से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ये C कैपेसिटर चार्ज हो गया। फिर हमने इसको यहाँ से ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया K2 को, तो तब इसके अंदर से जो ये चार्ज हुआ ये यहाँ से इस तरीके से ये इसके अंदर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड का काम कर दिया किसने, इसके करंट ने। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में लिंक हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में लिंक हुआ, यहाँ इंड्यूस ईएमएफ हुआ, तो तब ये कंप्लीट जो है इसके अंदर से यहाँ डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। तो ये क्या हो गया, वो चार्ज था एक टाइप में, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ था, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब अपोजिट डायरेक्शन से ये स्टार्ट हो गया चार्ज होना दोबारा से C, और फिर से ये जो है दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया। फिर से डिस्चार्ज होगा तो वही काम, फिर से डिस्चार्ज होगा तो ये वापस फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा। तो ये प्रोसेस C और L के अंदर ये करंट जो गया था वो चलता रहता है, इसी को ऑसिलेशंस कहते हैं। और ये ऑसिलेशंस एक जैसी रही तो इसी कारण क्या बन जाएंगी, इसको हम अनडैम्प्ड बोल देते हैं कि ये एम्पलीट्यूड इनका डाउन नहीं हुआ, तो क्या बन जाएंगी, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अगर ये डाउन होता तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाती। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी के अंदर ये इसके अंदर दिखाया हुआ है कि फिगर के अंदर कि शो ए स्टेजेस इन सिंगल साइकिल ऑफ ऑसिलेशंस of a resistance-less LC circuit. The bar graphs in each figure represents the stored electrical energy. तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके अंदर जो स्टोर हो रही है। देखो ये इसके अंदर फर्स्ट ग्राफ के अंदर दिखाया गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ये थी आपके पास में कैपेसिटर में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये चार्ज है फुल, ये यहाँ पे गई, फिर जो यहाँ देखो ये बराबर बराबर हो गई, यहाँ से डिस्चार्ज हुआ ऐसे, ये डिस्चार्ज हुआ, फिर यहाँ पे जो है खाली हो गया ये बिल्कुल, और ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, मैग्नेटिक फ्लक्स एनर्जी के रूप में यहाँ पे एनर्जी आ गई इसकी। तो अब ये क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, तो ये इसकी ये डायरेक्शन आ गई, तो ये इस डायरेक्शन में वापस स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में ये फुली फिर दोबारा से ये चार्ज हो गया। तो ये चार्ज होने के बाद में ये डिस्चार्ज हो गया यहाँ से, कम्प्लीटली मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा, तो ये दोबारा से फिर क्या होगा, यहाँ चार्ज होकर के यहाँ जाएगा। तो यहाँ चार्ज होने के बाद में फिर से ये क्या हो गया आपका, देखो सॉरी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगा उल्टा, तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ आ गया कुछ, फिर ये इसका जितना भी चार्ज था सी का फिर से वापस आ गया मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे इंडक्टर के अंदर। तो ये वापस फिर से हुई, और फिर दोबारा से फिर क्या होगा, ये यहाँ खाली होगा, तो यहाँ से दोबारा फिर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से इस तरीके से चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस इसके अंदर चलता ही रहता है। बट इसके अंदर क्या है कि ऐसा नहीं है कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन आएंगे, ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज होती चली जाती है, और डिक्रीज होते 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 इसको हम ये इस टाइप में आ जाएगी, और इसको हम बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और डैम्प्ड ऑसिलेशंस फ्रीक्वेंसी अगर निकालें डैम्प्ड इन ऑसिलेशंस की, तो हम क्या करते हैं कि द मोमेंट ऑफ सर्किट कंप्लीटेड बाय पुटिंग इन प्लग ऑफ K2 जब पुट किया गया, चार्ज ऑन कंडेंसर बोले हैं कैपेसिटर बोले हैं, इसके अंदर पजल नहीं होना है, ये एक ही बात है। स्टार्ट्स डिक्रीजिंग गिविंग राइज ए करंट in the circuit as di by dt is positive and induced EMF in L will be such that, देखो क्या होगा कि जो K2 को जब हमने जो है पुट किया तो चार्ज कंडेंसर जो होगा स्टार्ट डिक्रीजिंग हो जाएगा, वो गिव राइज ए करंट इन द सर्किट के अंदर करंट देगा एज di by dt इज पॉजिटिव, और इंड्यूस EMF L विल बी सच दैट वी बी, और
उसके अंदर वी ए के अंदर पोटेंशियल इनके अंदर डिफरेंस हो जाएगा, मतलब वी बी ज़्यादा हो जाएगा पोटेंशियल बी पॉइंट पे और ए के अंदर कम। तो ये आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस वी बी पे कैपेसिटर की वजह से था, कैपेसिटर की वजह से पोटेंशियल क्यू बाई सी होता है, और इंडक्टर की वजह से क्या होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। दोनों का फेज का आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये है आपके पास में सेकेंड फेज के अंदर। तो इसके बाद में क्या आता है, इसके अंदर अगर हम निकालें तो ये आपके पास में आ जाती है वैल्यू कि हम जानते हैं करंट जो होगा क्यू डिक्रीज होगा तो आई इंक्रीज होगा, क्योंकि जो है आई इज इक्वल टू क्यू बाई डी टी होता है जो है आपके पास में, तो आई इंक्रीजेज देयरफॉर। तो इसके अंदर केस क्या आ जाएगा आपके पास में कि आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये फॉर्मूला है अपने पास में। तो माइनस क्योंकि डिग्री अपोजिट हो गया इसलिए माइनस का साइन लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या गया, आई की वैल्यू रख दी यहाँ, ये जो आया था एल डी आई बाई डी टी में यहाँ पे वैल्यू रख दी। तो ये आपके पास में आ गया डी स्क्वेयर क्यू बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई एल सी और क्यू इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन जो है बिल्कुल सिमिलरली इक्वेशन है इस टाइप की। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर +1 में हम ये इक्वेशन कर चुके हैं, तो ये उसकी फॉर्म में आ जाती है इक्वेशन। तो इसलिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की तरह ये काम करती है। द चार्ज देयरफॉर ऑसिलेट विद नेचुरल फ्रिक्वेंसी, कि उसकी फ्रिक्वेंसी हम उसके अंदर निकाल चुके हैं। ये फ्रिक्वेंसी थी हमारे सिंपल हार्मोनिक जो है ऑसिलेशंस की। तो इसके अंदर ओमेगा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी, और ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई म्यू के इक्वल होता है। तो अगर इसको हम निकालें तो म्यू की फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाती है। वेरिएशन ऑफ चार्जेस विद टाइम रिप्रेजेंटेड एज, तो ये चार्जेस की रिप्रेजेंटेशन कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कॉस की वैल्यू के केस में ये आ जाएगी आपके पास में। तो ये आ जाती है आपके पास में। एक नीचे टॉपिक छोटा सा दिया गया है, इसके अंदर कोई अलग नहीं है, वही सिमिलर है बिल्कुल। एनालॉग बिटवीन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, तो इनके बीच अगर हम एनालॉग करें तो इनके अंदर आपके पास में ये इक्वेशन थी ही। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास में ये है कि अंडर रूट के बाई एम, तो मैकेनिकल क्वांटिटी के अंदर के बाई एम आया था आपके पास में ओमेगा की वैल्यू। इन केस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एक ही जगह पे आकर आप जो है रखें कि डिस्प्लेसमेंट बाई में उसका स्क्वायर होगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। डिस्टेंस के केस में वेलोसिटी रखते तो उसका डबल हो जाएगा ना। तो 4n इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसके अंदर इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इसका भी चार्ज के केस में ये आ जाएगा। तो ओमेगा आपके पास में वही है इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। तो इस केस के तरीके से आप एनालॉग और इसके बीच में क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। तो मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए कुछ दिया गया है यहाँ पे, जो है छोटी सी क्वांटिटी एनालॉग बिटवीन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की मास m है मैकेनिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। और फोर्स के लिए जो आपके पास में कांस्टेंट k है, डिस्प्लेसमेंट के लिए x है, वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए आपके पास में इंडक्टेंस है, रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस है, चार्ज है, और आपके पास में करंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो ये आपके पास में फैक्टर्स हैं। तो ये थी आप आज की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वैसे ही जैसे वीडियो बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। आज की ये आप लोगों को थ्योरी ज़रूरी थी समझनी, क्योंकि आप लोगों को आगे भी काम आएगी। तो यहीं तक आज का हमारा टॉपिक आज हम ख़त्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।